जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि पिछली क्लास आप देखे होंगे करंट अफेयर्स की और समझे भी होंगे कि कैसी करंट अफेयर्स थी। जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम लोग 2024 की रहेंगे और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहेंगे जो पेपर में पूछे जाने योग्य हैं। आइए पढ़ते हैं पुनः। और ये भी ध्यान रखिएगा, जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे ये सारे के सारे पीआईबी न्यूज की रहेंगे या तो इंडियन एक्सप्रेस की रहेगी। कोई इधर उधर की करंट अफेयर्स नहीं है। और यकीन न हो तो पीआईबी जानते हो भारत सरकार की प्रेस न्यूज होती है। इसमें जितनी भी न्यूज आती है वो सारी की सारी ऑथेंटिक रहती है और इन्हीं न्यूजों को पेपर में बार बार पूछा जाता है। फर्क ये रहता है कि हम पढ़ते कहाँ से हैं, बस यही ध्यान है। और उम्मीद है कि आप नोट्स भी बनाते होंगे और नोट्स को रिवीजन करते चलिएगा। करंट के साथ जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि करंट के साथ तुम्हारे पेपर में स्टैटिक भी आती है और वो स्टैटिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तुम्हारे पेपर में या तुम्हारी सफलता में। तो आइए लिखते हैं। पहले करंट लिखिएगा आप लोग कि हाल ही में चामुंडी पर्वत, चामुंडी पहाड़ी समाचार की सुर्खियों में रही। यह किस राज्य में स्थित है? तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये पहाड़ी का नाम भी आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो लिखिएगा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में पहले करंट लिखिएगा आप लोग कि हाल ही में चामुंडी पहाड़ी, हाल ही में चामुंडी पहाड़ी समाचार की सुर्खियों में रही। समाचार की सुर्खियों में रही, सुर्खियों में रही। यह इसकी अवस्थिति क्या है, कहाँ है, यह कहाँ स्थित है, यह किस राज्य में, किस राज्य में स्थित है, स्थित है। इसका आंसर लिखिएगा आप लोग कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब कर्नाटक आया है तो ध्यान देना, कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। यही वो बेंगलुरु है जहां पर इसरो का मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय है। ध्यान देना, इसरो की स्थापना, इसरो की स्थापना, स्थापना 15 अगस्त 1969 को, 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था, किया गया था। कर्नाटक राज्य में कोलार की खान स्थित है, कर्नाटक राज्य में कोलार की खान स्थित है, खान स्थित है। और कोलार की खान सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सोना उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अगला पूछ सकता है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, का होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर नेशनल पार्क है,
बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना 1973 में हुई थी। स्थापना 1973 में हुई थी, हुई थी। एक और नेशनल पार्क यहीं पर है, उसको भी लिख लीजिएगा, बनेरघट्टा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ये भी कहाँ मिलेगा? कर्नाटक राज्य में। अब आइए, चामुंडी पहाड़ी आया था, तो हम लोग लिखते हैं चामुंडी पहाड़ी के बारे में। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट लिख लिए होंगे और समझ में आ भी गए होंगे। अब मैं चामुंडी पहाड़ी के बारे में लिखने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिखिएगा कि चामुंडी पहाड़ी का उल्लेख, चामुंडी पहाड़ी का उल्लेख, चामुंडी पहाड़ी का उल्लेख, उल्लेख स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है, मिलता है। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण सबसे, सबसे बड़ा पुराण है, बड़ा पुराण है, बड़ा पुराण है। स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं, 81,000 श्लोक हैं, श्लोक है। अगला पूछ सकता है कि स्कंद पुराण का नाम, स्कंद पुराण किसके नाम पर पड़ा? तो लिखना भगवान शिव के, भगवान शिव के पुत्र, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर, कार्तिकेय के नाम पर, नाम पर इस पुराण का नाम रखा गया है, इस पुराण का नाम रखा गया है, रखा गया है। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि स्कंद पुराण कितने खंड में विभक्त है? तो लिखना स्कंद पुराण, यहां लिख दें स्कंद पुराण, स्कंद पुराण के 7 खंड हैं, 7 खंड हैं। अब वो 7 खंड लिखिएगा आप लोग, कौन कौन से 7 खंड हैं। पहला लिखना महेश्वर, महेश्वर खंड, माहेश्वर खंड। दूसरा लिखिएगा ब्रह्मा खंड, ब्रह्मा खंड। तीसरा लिखिएगा विष्णु खंड, विष्णु खंड। चौथा लिखिएगा अवंती खंड, अवंती खंड। पांचवा लिखिएगा काशी खंड, काशी खंड। छठा लिखिएगा नागर खंड, नागर खंड। और सातवां लिखिएगा प्रभास खंड, सातवां लिखिएगा प्रभास खंड। तो स्कंद पुराण के कितने खंड हैं? 7 खंड है, और 7 खंड का नाम क्या है? महेश्वर खंड है, ब्रह्मा खंड है, विष्णु खंड है, अवंती खंड है, काशी खंड है, नागर खंड है और प्रभास खंड है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। अगला लिखिएगा कि भारत का सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है?
तो सबसे प्राचीन पुराण लिखिएगा, सबसे प्राचीन पुराण पुराण मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है। अगला पूछ सकता है कि सबसे छोटा पुराण कौन सा है? सबसे सबसे छोटा पुराण कौन सा है? तो लिखना है इसका आंसर विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो विष्णु पुराण है इसमें विष्णु के अवतारों की चर्चा की गई है, विष्णु के अवतारों की चर्चा की गई है, की चर्चा की गई है, की गई है। विष्णु पुराण में 7000 श्लोक हैं, 7000 श्लोक हैं, श्लोक हैं। अगला पॉइंट ध्यान देना, यही विष्णु पुराण है जिसमें कहा गया था भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा विष्णु पर निर्भर है। अगर पेपर में आ जाए कि किस पुराण में यह कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव विष्णु के ऊपर निर्भर है, तो कौन सा पुराण है? विष्णु पुराण। लिखिएगा, इधर लिखिएगा कि विष्णु पुराण में भगवान भगवान शिव एवं भगवान ब्रह्मा विष्णु के ऊपर निर्भर है। इसका मतलब कि विष्णु जी जो कुछ कहेंगे वही चीज ये लोग करेंगे, पूरी तरह निर्भरता है। अब अगली करें, एक और पॉइंट लिखिएगा, हो सकता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? यहां मैं मेटे दे रहा हूं, लिखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अगला दो पॉइंट और लिखे दे रहा हूं, उपनिषद हो सकता है, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। एक पॉइंट और लिख लेना, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो लिखना 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। एक और लिखना, युगों की संख्या कितनी है? युगों की संख्या कितनी है? तो 4। युगों की संख्या कितनी है? 4। तो उम्मीद है कि ये पहले करंट आपको समझ में आई होगी और उसके साथ जो स्टैटिक लिख रहे हैं वो भी अच्छे से लिखते चल रहे होंगे। तो बेटे इसको अब लिखिएगा, दूसरी करंट लिखना, हाल ही में तंजाउर बीड़ा समाचार की सुर्खियों में रहा। इस बीड़ा को जीआई टैग कब दिया गया था? लिखिएगा, हाल ही में तंजाउर बीड़ा हाल ही में तंजाउर बीड़ा चर्चा में रहा। इसे जीआई टैग कब प्रदान किया गया था? कब प्रदान किया गया था?
तो लिखना इसका आंसर लिखिएगा 2013। तो तंजावुर बीड़ा को जीआई टैग कब दिया गया था? 2013 में। ये समाचार की सुर्खियों में रहा। अगला मैं बीड़ा से अब लिख रहा हूं, कुछ पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र बीड़ा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। अगला पूछ सकता है कि बीड़ा के कितने प्रकार हैं? बीड़ा के प्रकार कितने हैं या कितने प्रकार की बीड़ा है? तो लिखिएगा बीड़ा के 4 प्रकार हैं। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? लिखिएगा, पहला लिखिएगा सरस्वती बीड़ा, सरस्वती बीड़ा। दूसरा लिखना चित्र बीड़ा, चित्र बीड़ा, बीड़ा। और इधर लिखिएगा रुद्र बीड़ा, रुद्र बीड़ा और विचित्र बीड़ा, विचित्र बीड़ा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 4 प्रकार के बीड़ा है तो इनको एक साथ क्यों नहीं लिखा गया, अलग अलग क्यों लिखा गया? उसका रीजन ये है कि जो सरस्वती बीड़ा है और चित्र बीड़ा है ये कर्नाटक संगीत के अंतर्गत आएगा, और जो रुद्र बीड़ा है और विचित्र बीड़ा है ये आएगा हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत। तो पूछेगा कर्नाटक संगीत के अंतर्गत किस प्रकार के बीड़ा का प्रयोग किया जाता है? तब ऑप्शन में क्या रहेगा? या तो सरस्वती बीड़ा, या तो रहेगा चित्र बीड़ा, या तो पूछ सकता है कि हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत किस प्रकार के बीड़ा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में रहेगा रुद्र बीड़ा या फिर रहेगा विचित्र बीड़ा। तो ये कर्नाटक संगीत के अंतर्गत आएगी, कर्नाटक संगीत के अंतर्गत आएगी। और रुद्र बीड़ा आएगी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत, हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट लिखिएगा तुम लोग कि गुप्त वंश का कौन सा ऐसा शासक था जो बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो लिखिएगा गुप्त वंश का शासक, गुप्त वंश का शासक, गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त बीड़ा बजाता था, बीड़ा बजाता था, बजाता था। यही वो समुद्रगुप्त है जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। अगला पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक कौन था? समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक, संधि विग्राहक हरिसेन थे, हरिसेन थे। और यही हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी, इन्हीं के द्वारा क्या लिखी गई थी? प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी, प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। इतनी बात समझ में आई? अगर आ गई हो तो 1-2 पॉइंट है जीआई टैग से हम उससे लिख लेते हैं। बाकी उम्मीद है कि ये बीड़ा के प्रकार समझ में आ गए होंगे। इतना ध्यान रखिएगा, भारत का क्या, दुनिया का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा है। बीड़ा के कितने प्रकार हैं? 4 हैं। तो कौन कौन से हैं? सरस्वती बीड़ा है, चित्र बीड़ा है, रुद्र बीड़ा है और विचित्र बीड़ा है। अब इनको मैं 2 भागों में बांट इसलिए दिया हूं ताकि तुमको आगे चलकर कोई कंफ्यूजन न हो कि कर्नाटक संगीत के अंतर्गत कौन सी बीड़ा आती है और हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत कौन सी बीड़ा आती है। तो कर्नाटक संगीत के अंतर्गत सरस्वती बीड़ा आती है और चित्र बीड़ा आती है, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत रुद्र बीड़ा और विचित्र बीड़ा आती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। कुछ पॉइंट है जीआई टैग से, उसको लिखिएगा आप लोग, इसको मेटे लिखिएगा आप लोग। लिखना ये है कि जीआई टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है
और भारत में किस उत्पाद को पहली बार जीआई टैग दिया गया? तो लिखना जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब है भौगोलिक संकेतक, मतलब किसी उत्पाद को जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है 10 वर्षों के लिए। अब उसके जब 10 वर्षों के लिए प्रदान कर दिया जाता है तो विदेशों के लोग जो पर्यटक आते हैं या विदेशी वस्तुओं विदेश में जाकर उनका व्यापार ज्यादा किया जा सकता है। तो लिखिएगा 1999 अधिनियम के तहत अधिनियम के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि सर्वाधिक जीआई टैग वाला शहर कौन सा है? लिखना सर्वाधिक जीआई टैग वाला शहर कौन सा है? तो लिखना बनारस। कौन सा है भाई? बनारस है। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो लिखना 10 वर्ष के लिए। अगला ये पूछ सकता है कि भारत में जो उत्पाद है उनको जीआई टैग भारत की कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है? तो भारत का एक संस्था है जिसका नाम फसाई है, सुने होंगे आप लोग, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण बोर्ड। लिखना जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय खाद्य प्रसंस्करण बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। उम्मीद है कि दूसरी करंट भी आपको समझ में आई होगी। अब तीसरी करंट आप लोग लिखिएगा, मेटे इसको लिखिएगा सुमित अंतल। मेटे देखो सुमित अंतिल और नितेश, सुमित अंतिल और नितेश, सुमित अंतिल और नितेश ने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड जीते हैं, गोल्ड पदक जीते हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध किस राज्य से है? तो लिखिएगा आंसर, इन दोनों का संबंध है हरियाणा से। इन दोनों का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। अच्छा, पहला पॉइंट पूछ सकता है कि सुमित अंतिल क्या खेलते हैं, मतलब किस खेल से संबंधित है? तो लिखिएगा सुमित अंतिल पैरा भाला फेंक है और इन्होंने
70.59 मीटर फेंक कर क्या किए थे, गोल्ड पाए हैं। इनका संबंध है सोनीपत से। हरियाणा का एक जिला है सोनीपत। इनका संबंध सोनीपत जिले से है, जिले से है। वहीं पर नितेश का संबंध, ध्यान देना, नितेश का संबंध पैरा बैडमिंटन से है, पैरा बैडमिंटन से है, पैरा बैडमिंटन से है। और इनका संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है, करनाल जिले से है, जिले से है। आप लोग को पता होगा कि नीरज चोपड़ा का संबंध भी किससे है, हरियाणा से है। तो लिखिएगा, नीरज चोपड़ा से मैं दिखा दे रहा हूं कुछ पॉइंट। नीरज चोपड़ा, इनका संबंध भी किससे है, हरियाणा राज्य से है। और हरियाणा के किस जिले से है, पानीपत जिले से, पानीपत जिले से है। अगला पूछ सकता है, नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल पाए हैं। लिखना, नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में रजत पदक पाए हैं, रजत पदक पाए हैं। और इनका संबंध किस खेल से है, इनका संबंध भाला फेंक से है। अगर भाला फेंक ना रहे तो जेवलिन थ्रो लिखा रहेगा, भाला फेंक से है। इन्होंने जब टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 7 अगस्त को, तो उसी दिन हम लोग मनाते हैं भाला फेंक दिवस। तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, लिखिएगा, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, 7 अगस्त को। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए हम 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। लिखिएगा, 7 अगस्त को 2 दिवस मनाते हैं, पहला है भाला फेंक दिवस और दूसरा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हथकरघा दिवस 7 अगस्त को ही मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। लिख लेना एक पॉइंट और कि गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है, नीरज चोपड़ा को। और ये पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं इधर लिखे दे रहा हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था, अभियान शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था, तो 2015 में। इतनी बात ध्यान देना। कहां से, पानीपत। और यही वो पानीपत है जिसे बुनकरों का शहर कहा जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है। यही वो पानीपत है जहां पर मुगल वंश की नींव पड़ेगी, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और बाबर जीत जाते हैं। उसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव बाबर के द्वारा रख दी जाती है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी, ये करंट भी समझ में आ गई होगी, और इसके साथ जो स्टैटिक लिखा गया था वो भी बात समझ में आ गई होगी। अब अगली करंट आप लोग लिखिएगा,
जो बीमारी से संबंधित है, इसको मिटे, लिख लीजिएगा। चलो अगली करंट लिखिएगा कि मुंह पका और खुर पका, मुंह पका और खुर पका बीमारी समाचार की सुर्खियों में रही। मुंह पका और खुर पका बीमारी, मुंह पका और खुर पका बीमारी, बीमारी चर्चा में रहे, चर्चा में रहे या किसके द्वारा फैलती है, चर्चा में रहे, यह किस कारण से फैलती है, मतलब वायरस जनित बीमारी है कि विषाणु जनित बीमारी है। ठीक है, यह कैसी बीमारी है, कैसी बीमारी है, लिखेगा यह वायरस जनित बीमारी, वायरस जनित, कोष्टक में लिख लेना विषाणु जनित बीमारी। अगला पॉइंट तुमसे पूछ सकता है भाई कि मुंह पका और खुर पका जो बीमारी है ये किन पशुओं को प्रभावित करेगी, तो लिखना भेड़, बकरी, भैंस, भैंस, सुअर, सुअर, इन जानवरों को क्या करेगी, प्रभावित करेगी, जानवरों को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है कि कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको मुंह पका और खुर पका बीमारी प्रभावित नहीं करती, तो लिखना कुत्ता, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, घोड़े या घोड़ों आदि को, आदि को यह बीमारी, यह बीमारी प्रभावित नहीं करती, प्रभावित नहीं करती, नहीं करती। अब आया है विषाणु जनित, तो आप लोग लिखिएगा स्टैटिक में कि विषाणु जनित बीमारी कौन कौन सी है, विषाणु जनित बीमारी कौन कौन सी है, तो लिखना चेचक, चेचक, सार्स, सार्स, फिर लिखना सार्स के बाद लिखिएगा कोविड-19, कोविड-19, फिर लिखना छोटी माता, छोटी माता, फिर लिखना खसरा, खसरा। इस प्रकार की बीमारी ये सारी के सारी क्या है, वायरस जनित बीमारी है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब अगली करंट आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा अगली करंट, देखो हाल ही में, हाल ही में 7वां पोषण अभियान, 7वां पोषण अभियान कब मनाया गया, 7वां पोषण अभियान कब मनाया गया, तो लिखिएगा 1 से 7 सितंबर, आंसर लिखिएगा 1 से 7
सितंबर के मध्य सितंबर तक मनाया गया। ये भी लिख के आ सकता है कि 7वां पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 सितंबर को मनाया गया है। अगला पूछ सकता है कि इस पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था या केंद्रित बिंदु क्या था। केंद्र बिंदु क्या था, केंद्र बिंदु क्या था, तो पहला लिखिएगा एक पेड़ माँ के नाम, फिर लिखना भोजन भी मिलेगा और पढ़ाई भी होगी। दूसरा लिखना पोषण भी मिलेगा, या तो भोजन लिख सकते हो, पोषण भी और पढ़ाई भी, और पढ़ाई भी, पोषण भी और पढ़ाई भी। ये इसका क्या था, प्रमुख केंद्र बिंदु था। अगला पूछ सकता है कि पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई है। पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई है, शुरुआत कब हुई है, तो लिखना 2018 में। कब हुई है, 2018 में। अगला पूछ सकता है कि पोषण की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो लिखिएगा एनीमिया रोग हो सकता है, एनीमिया रोग हो सकता है। अच्छा, एनीमिया की कमी से, एनीमिया अगर ब्लड की कमी हो जाए तब भी होता है, समझ में आया, लिख लिए। अब लिखिएगा अगली करंट आप लोग, नहीं रहने दीजिए, अब आगे कल पढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।